Welcome to chapter number 2, solutions. In last lecture, we have studied what is colligative properties and what is Molar elevation constant, ebullioscopic constant, or elevation constant. Today, our next topic is explain what is freezing point and as well as derive the formula of depression of freezing point or molar depression constant. तो बच्चों फर्स्ट सबसे पहले जानते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो आपको बता दूं कि अगर कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे तो जैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है सेम वे फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। ओके, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कॉजेज अ लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट compared to that of pure solvent. This lowering of freezing point is known as depression of freezing point. Okay, the lowering of vapor pressure of a solution causes a lowering of freezing point compared to the freezing point of solvent. So this lowering is known as depression in freezing point. Okay, तो सबसे पहले जानना जरूरी है फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन हम डिफरेंट दो मेथड से दे सकते हैं। पहली मेथड, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड इट्स सॉलिड फेज आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम टू ईच अदर, इट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। फिर से, द टेम्परेचर एट विच the liquid and its solid state are in dynamic equilibrium to each other, it is known as freezing point. मतलब लिक्विड और सॉलिड फेज दोनों एक दूसरे से डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हो तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट की दूसरी डेफिनेशन है कि जिस टेम्परेचर पे सब्सटेंस के लिक्विड और सॉलिड दोनों फेज का वेपर प्रेशर सेम हो जाए तो उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज एज वेल एज द लिक्विड फेज becomes equal, so this temperature is known as freezing point of the liquid. बच्चों, सॉल्वेंट का लिक्विड सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? तो सीधी बात है कि जिस टाइम पे सॉल्वेंट उसका सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में वेपर प्रेशर सेम होगा, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉलिड सॉल्वेंट, प्योर फ्रोजन सॉल्वेंट बिकम सेम, तो उसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। बराबर। तो सीधी बात है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट ही वोलेटाइल था, सॉलिड मतलब सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूशन का भी फ्रीजिंग पॉइंट कब होगा? जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन और उसी के सॉल्वेंट फ्रोजन सॉल्वेंट फॉर्म में हो और दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डायग्राम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मेनली आपको 3 डेफिनेशन मैंने बताई। सबसे पहली डेफिनेशन क्या होगी? इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ओके, इट कॉजेज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, सो इट इज नोन एज depression in freezing point. What is freezing point? The temperature at which the liquid and solid phase of a substance are in dynamic equilibrium to each other, so it is known as freezing point. Three, the temperature at which the vapor pressure of liquid and solid phase of substance becomes same, it is known as freezing point of that liquid. Okay, so now we are taking the graph of vapor pressure versus temperature.
ओके, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का ग्राफ लेते हैं। उसमें एक कॉमन ग्राफ आएगा, ग्राफ ऑफ कॉमन फ्रोजन सॉल्वेंट, जो आपको ब्लैक लाइन से दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट, बराबर, जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ब्लैक लाइन इज ग्राफ ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट, मतलब ये ग्राफ हुआ, सपोज एक्वायर्ड सॉल्यूशन है तो ये ग्राफ होगा वाटर के सॉलिड फेज का, मतलब आइस का ग्राफ होगा, बराबर, ब्लैक कलर की लाइन। चलो हम वापिस आते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ से स्टार्ट किया है बच्चों। एट दिस टेम्परेचर वी आर स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट। ये हमारा रूम टेम्परेचर है, सोचिए, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस सपोज। चलो आप जानते हो कोई भी टेम्परेचर हो, लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज हायर देन सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का ग्राफ नीचे ऊपर आएगा और सॉल्यूशन का नीचे आएगा। वहां बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन था, मतलब बॉईल करना था तो टेम्परेचर बढ़ाया था। यहाँ सब्सटेंस को फ्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर घटाएंगे। तो वी आर स्टार्टिंग ग्राफ फ्रॉम हियर। टेम्परेचर आप डिक्रीज करोगे तो ग्राफ रिवर्स में जाएगा लेफ्ट साइड। ओके, तो यहाँ देखो सॉल्वेंट का ग्राफ, टेम्परेचर घटाया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर घटाया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ। तो एक रेफरेंस पॉइंट ऐसा आएगा कि जिस रेफरेंस पॉइंट पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ फ्रोजन सॉल्वेंट बिकम्स इक्वल, मतलब लिक्विड वाटर और सॉलिड आइस दोनों का वेपर प्रेशर सेम होगा। उसी टेम्परेचर को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, जिसको लिखा जाता है T डिग्री F। क्या लिखेंगे, T डिग्री F। द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of frozen solvent and liquid solvent becomes equal, it is known as freezing point of solvent. Okay, now freezing point of solution find करना है ना। तो आपने अभी भी कहा रूम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा। टेम्परेचर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। फाइनली उसी फ्रोजन सॉल्वेंट के ग्राफ से सॉल्यूशन क्रॉस होता है यहाँ पे, मतलब इस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन और फ्रोजन सॉल्वेंट दोनों का वेपर प्रेशर सेम हुआ तो उसे कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रोजन सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो आपको लगेगा कि सर सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में होता है तो सॉल्यूशन का सॉलिड फॉर्म नहीं ले सकते। बच्चों एक सीधी सी बात बताऊं, हम थियरी पढ़ रहे हैं सॉलिड प्लस लिक्विड के सॉल्यूशन के। अब पूरे सॉल्यूशन का तो वेपर प्रेशर होगा नहीं, वेपर प्रेशर किसका होता है, सिर्फ सॉल्वेंट का। क्यों, क्योंकि सॉलिड कैसा है, नॉन वोलेटाइल। तो इसलिए वी कैन कंपेयर सॉल्यूशन विथ फ्रोजन सॉल्वेंट ओनली। तो जिस टेम्परेचर पे फ्रोजन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सेम होगा उसे कहेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन TF। तो आपने देखा वेपर प्रेशर इनिशियली T0F था, डिक्रीज होके क्या हुआ, TF। तो इसे कहेंगे डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से, इनिशियली फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का T0F था, डिक्रीज होके TF हुआ तो इसे कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, decrease in freezing point which is known as delta TF। ओके, तो इतना ग्राफ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। वो समझने के बाद हम ग्राफ से लिख सकते हैं, let T1 डिग्री, let T डिग्री F is equal to the freezing point of pure solvent and TFB its freezing point when non-volatile solute is dissolved in it. So the decrease in freezing point will be delta TF is equal to T degree F minus TF. Delta TF is equal to T degree F minus TF. ठीक है, so delta TF is equal to T degree F minus TF. Okay,
सिमिलर टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में पढ़ा था, वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। जैसे आपने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में देखा कि अगर मैं डिफरेंट 3 वेसल्स लेता हूं, पहले में भरा मैंने तीनों में, पहले 1000 ग्राम पानी ऐड किया तीनों में, ओके। फ्रीजिंग पॉइंट आइस का होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। अगर मैं 10 ग्राम शुगर पहले में ऐड करूं, 20 दूसरे में, 30 तीसरे में, तो लमसम आंसर दे रहा हूं कि फर्स्ट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होके सपोज 0 से घट के -1 हुआ, तो दूसरे का -2 होगा, तीसरे का -3 होगा। कहने का मतलब है जितनी क्वांटिटी या मोलालिटी बढ़ेगी उतना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। Delta TF is directly proportional to molality. If we remove proportional sign, there comes constant. So delta TF is equal to KF into molality. Delta TF is equal to KF into molality. Okay. तो यहाँ पे बच्चों KF को क्या कहते हैं? It is known as proportionality constant. KF को कहेंगे proportionality constant. Okay. KF depends on the nature of the solvent. Okay, वो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड होता है। उसका नाम दिया जाता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, पहला नाम है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, आगे था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और लिखेंगे मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ओके, और तीसरा नेम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वहां पे था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। वहां पे था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यहाँ पे है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो बच्चों ये बात हुई कांस्टेंट की। अब मैं KF उसका फॉर्मूला बनाता हूं। चलो, ऊपर जो फॉर्मूला था उसमें मैं KF को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊं तो क्या होगा? If I am making KF subject of formula, so what happens here? उसका आंसर आएगा डेल्टा TF, डेल्टा TF, ओके, अपॉन मोलालिटी। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, डेल्टा TF अपॉन मोलालिटी, दैट इज कॉल्ड KF। डेफिनेशन बनानी है तो मोलालिटी को 1 यूनिट ले लेते हैं, तो सिंपल डेफिनेशन होगी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट of 1 molar solution is known as depression in molar depression constant. The depression in freezing point of 1 molar solution is known as molar depression constant. अगर मैं यूनिट की बात करूं तो टेम्परेचर आएगा केल्विन में, और मोलालिटी का यूनिट है kg मोल इनवर्स। याद रखना है kg मोल इनवर्स, केल्विन kg मोल इनवर्स, ये उसका ऐसा ही यूनिट भी होता है। ओके, फॉर्मूला आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे मोलालिटी जो है उसको आप जानते हो, मोलालिटी को लिखते थे बच्चों W2/M2 मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट, W1/1000 मतलब वेट इन किलोग्राम। ऊपर आएगा मोल अपॉन वेट इन किलोग्राम, जिसको हम कहते थे बच्चों 1000 इंटू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर में। तो बनेगा 1000 इंटू W2/M2 इंटू W1। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला था KF इंटू मोलालिटी, KF इंटू मोलालिटी। तो आपने फॉर्मूला एंटर कर दिया, बराबर, इतना ही याद रखो। चलो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ले लो, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, वेयर मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू W2/M2 इंटू W1। तो जैसे डेल्टा TB का फॉर्मूला बनाया है वैसे ही डेल्टा TF का फॉर्मूला आएगा, बराबर। और अगर मुझे मोलर मास को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाना है
तो क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, M2 सामने डेल्टा TF नीचे, तो बाकी का फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, तो दो थियरीज बहुत अच्छी है, डेल्टा TB डेल्टा TF का फॉर्मूला फाइंड करो या KB और KF का फॉर्मूला डिराइव करो। दोनों में याद क्या रखना है, दोनों में इतना याद रखो, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर मोलालिटी तो जानते ही हो, ऐड करके जो पूछा है उस साइड आप जा सकते हो। ओके, तो ये हुआ बच्चों, क्या हुआ, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला। फिर मैं थोड़ा डीप में जाके समझाता हूँ व्हाट इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट KF एक्चुअली। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट KF क्या है वो KB की तरह ही समझते हैं। कैसे, देखो, सोचिएगा मेरे पास बच्चों 3 सॉल्यूशन है, बराबर। आई हैव 3 वेसल, वेसल नंबर 1, वेसल नंबर 2 एंड वेसल नंबर 3। ओके, तीनों वेसल में मेरे पास 1 kg सॉल्वेंट है, मतलब 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम जितना सॉल्वेंट है। ओके, तीनों में क्या है, 1 kg सॉल्वेंट है। रिमेम्बर क्या है, 1 kg सॉल्वेंट तीनों वेसल में पड़ा है। पहले वेसल में मैं NH2CONH2 मतलब यूरिया लेता हूं और यूरिया का मोलर मास होता है 60, तो मैं 60 ग्राम यूरिया ले रहा हूं फर्स्ट वेसल में। ओके, सेकंड वेसल में मैं ग्लूकोज लेता हूं और उसका मोलर मास है 180 ग्राम पर मोल, तो मैं उसका 180 ग्राम ग्लूकोज डिसोल्व करूंगा। उसी 1 kg सॉल्वेंट में अगर हमें सुक्रोज लेना हो, सुक्रोज शुगर, तो सपोज कीजिए मैं 342 ग्राम शुगर 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसोल्व कर रहा हूं। तो आपको पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। अब वाटर 1000 ग्राम मतलब 1 kg लेके आपने 3 डिफरेंट सॉल्यूट को 3 डिफरेंट क्वांटिटी में डिसोल्व किया, बराबर। आपने क्वालिटी डिफरेंटली, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, बराबर। क्वांटिटी इन मास भी डिफरेंटली, 60 ग्राम, 180 ग्राम, 342 ग्राम। तो सबका फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन नहीं, अगर आप तीनों का फ्रीजिंग पॉइंट मेजर करोगे तो आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा, बराबर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन इज रिमेन कांस्टेंट। मतलब सपोज पहले वाले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -1 डिग्री सेल्सियस हुआ, -1 डिग्री मतलब 0 से डिक्रीज होके -1 हो गया ना, तो कितना डिक्रीजमेंट हुआ बच्चों, 1 डिग्री का या 1 केल्विन का। तो 1 केल्विन या 1 डिग्री का डिक्रीजमेंट हुआ है, 1 डिग्री या 1 केल्विन का डिक्रीजमेंट हुआ है। क्या हुआ है, डिक्रीजमेंट। तो पहले सॉल्यूशन में डेल्टा TF आएगा 1 केल्विन, लेकिन सेम डिक्रीजमेंट ग्लूकोज में और सुक्रोज में देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि सर तीनों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है। यस, इट इज -1 डिग्री, -1 डिग्री, -1 डिग्री, ठीक है। तीनों सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है। तो आपको लगे ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे तीनों का फॉर्मूला डिफरेंट, तीनों का मोलर मास डिफरेंट, तीनों की क्वांटिटी डिफरेंट, लेकिन आप देखोगे हमने सबका मोलर मास जितना ही क्वांटिटी लिया है, सबका मोलर मास जितना ही क्वांटिटी लिया है, 60 ग्राम, 180 ग्राम, 342 ग्राम। और आपको पता है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में, उसके 1 मोल में उसके मोलर मास जितना मास होता है। आप नहीं बोलते हैं कि मीथेन का मोलर मास 16 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल का मास क्या हुआ, 16 ग्राम, ठीक है। आप बोलोगे ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल, मतलब 180 ग्राम में उसका 1 मोल क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे हमने यूरिया का 60 ग्राम, ग्लूकोज का 180 और सुक्रोज का 342 ग्राम लिया हुआ है।
और हर एक का वेट उनके मोलर मास जितना है ना, तो क्वांटिटी ऑफ यूरिया is how much 1 mole in 1 kg. Quantity of glucose is how much 1 mole in 1 kg. Quantity of sucrose is how much 1 mole in 1 kg. And that's why सभी में number of particle कैसे हैं, same. तो फिर qualitative property भी कैसी होगी, same. मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन सेम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का डिक्रीजमेंट सेम होगा, एवरीथिंग विल बी सेम. तो ये जो कांस्टेंट डिक्रीजमेंट था तीनों में 1 डिग्री का, तो उसे क्या कहेंगे, के एफ. क्या कहेंगे, के एफ. इसको कहते हैं के एफ, जिसको कहेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. क्या कहेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. ठीक है. सो दैट इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट. इसके साथ साथ हमें केबी और केएफ दोनों की थियरीज कंप्लीट होने के बाद हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ केबी एंड केएफ, उसका सिर्फ फॉर्मूला दिया है जो आपको याद रखना है. द वैल्यूज ऑफ केएफ एंड केबी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशंस. ओके, केबी केएफ फाइंड करना हो, सॉल्वेंट का डेटा पता हो, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं. याद रखिए KF is equal to R which is गैस कांस्टेंट into M1 मतलब सॉल्वेंट का मोलर मास 1 फॉर सॉल्वेंट, TF उसका स्क्वायर मतलब सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का स्क्वायर, अपॉन 1000 into हीट ऑफ फ्यूजन. यहाँ जो TF है ना उसे कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट उसका स्क्वायर, और फ्यूजन एंथैल्पी आएगी. बराबर ना. ओके. आप सीधा सोचो ना, लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हो तो उससे बोलते हैं फ्रीजिंग. फ्रीज पड़ा हुआ सॉल्वेंट अगर लिक्विड बने तो क्या कहते हैं उसे, फ्यूजन, मेल्टिंग. तो फॉर्मूला ऑफ केएफ याद रखो. ओके, RMT मतलब R गैस कांस्टेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर, अपॉन 1000 into फ्यूजन एंथैल्पी. 1000 into fusion enthalpy. Same formula, Kb is equal to R into M1 into Tb square upon 1000 into vaporization enthalpy. क्या होगा, 1000 into enthalpy of vaporization. So this is the formula of Kb and Kf. ये Kb और Kf का फॉर्मूला है. ठीक है. तो ये भी आपको याद रखना है. RMT B और F अपॉन 1000 into डेल्टा फ्यूजन और वेपराइजेशन एंथैल्पी. ठीक है. तो अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा. वैसे तो कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में फॉर्मूला या उस पर से कोई भी टर्म पूछ सकते हैं. लेट अस सी सम न्यूमेरिकल एसोसिएटेड विद द वैल्यूज ऑफ Kb एंड Kf. बराबर. हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसके साथ एसोसिएटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इलस्ट्रेशन के, वो हम सॉल्व कर लेते हैं. ओके. चलो, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है शॉर्ट में. फॉर्मूला ऐसा है कि डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केबी इंटू और केएफ इंटू मोलालिटी. तो देखो एग्जाम्पल 2.7 है. 18 ग्राम ग्लूकोज, ओके, इज फॉर्मूला है उसका C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will water boil? At 1.013 bar. मतलब boiling point of water क्या होगा. बराबर. kb of water is 0.52 Kelvin kg mole inverse. प्रश्न ये है कि भाई 1 kg वाटर में आप 18 ग्राम ग्लूकोज डिसोल्व करोगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन कौन से टेम्परेचर पे बॉईल होगा. बोले यहाँ पे ऐसा लिखा है व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल. अब वाटर तो बॉईल होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही. बराबर.
लेकिन सॉल्यूशन बनाने के बाद वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉईल होगा ऐसा पूछा है, मतलब सॉल्यूशन कितने टेम्परेचर पर बॉईल होगा हमें फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे न्यूमेरिकल्स में जो डेटा दिया है ना उसको राइट साइड कॉलम बना के लिख लो। W2 है 18 ग्राम, फिर मोलर मास M2 है 184 ग्लूकोज, W1 है 1000 kg क्योंकि 1 kg है 1000 ग्राम बराबर। ये 1.013 बार तो डेफिनेशन ही है बॉइलिंग पॉइंट की, इस टेम्परेचर पे कितना बॉइल होगा, और आपको केबी भी दिया है। तो बच्चों फॉर्मूला बॉइलिंग पॉइंट का ये है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ना डायरेक्ट लिखना, इनकी तरह टाइम पास मत करना। हम क्या लिखते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। ओके, एक बार ये लिखने का केबी इंटू मोलालिटी बराबर, ये लिख लिया ना। फिर आप मोलालिटी को सेपरेट कर लो, मोलालिटी को सेपरेट कर लो तो क्या लिखोगे, मोलालिटी इज इक्वल टू केबी वैसे ही रहेगा। ओके, तो केबी वैसे ही रहेगा, केबी उसकी वैल्यू 0.52 दी है, लेकिन मोलालिटी का फॉर्मूला साइड पे लिख दो। क्या आएगा, 1000 into W2, we can say that 1000 into W2 बराबर 1000 into W2 अपॉन M2 into W1, M2 into W1 बराबर। ये फॉर्मूला हुआ पूरा। देखो क्या क्या दिया है, डायरेक्ट लिख सकते हैं। W2 है 18 ग्राम ग्लूकोज, M2 है 180, आपके पास 1 kg वाटर मतलब W1 भी है, केबी भी 0.52 दिया है, तो डायरेक्ट डेल्टा टीबी मिल जाएगा। यू विल गेट डेल्टा टीबी डायरेक्ट, फिर से देख लो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला लिखो, सभी टर्म्स को अप्लाई करो, फिर स्टूडेंट्स फिर आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी, वो आएगा 0.052 केल्विन। कितना आएगा, 0.052 केल्विन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक की तरह अलग से मोलालिटी फाइंड मत करो, फिर केबी मल्टीप्लाई करके आंसर मत लिखो। वैसे करना है तो कर सकते हो, लेकिन वो फॉर्मूला अप्लाई कर देना तो सीधा क्या मिल जाएगा, डेल्टा टीबी। और अगर डेल्टा टीबी मिल गया तो आपको पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्योर फॉर्म में 373.15 केल्विन होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको पूछा है व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, मतलब आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है आफ्टर मिक्सिंग, तो उसे बोलते हैं बच्चों टीबी इज इक्वल टू, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू T0B। टीबी इज इक्वल टू क्या आएगा, T0B मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट प्लस डेल्टा टीबी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, TB is equal to T0B plus delta TB, TB is equal to T0B plus delta TB। boiling point of solution is equals to boiling point of solvent plus elevation in boiling point। क्या होगा, elevation in boiling point। तो यहाँ सब कथा वार्ता की है, डायरेक्ट में बोलो ना वैसा करने का, T0B की जगह लिख दो 373.15, और डेल्टा टीबी अभी अभी आपने फाइंड किया 0.052 बराबर, टोटल लगाओ तो 373.202 इतना आएगा एलिवेशन, सॉरी इतना आएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आफ्टर सॉल्यूशन। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.7 इलस्ट्रेशन। तो आपको मेरी मेथड से कैलकुलेट करना है,
तो वीडियो देख के साथ में कैलकुलेशन करते जाओ। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2.8। लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन when 1.8 gram of non-volatile solute मतलब solid solute was dissolved in 90 gram benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. आपको molar mass find करना है और Kb of benzene है 2.53 Kelvin kg mole inverse. Kb of benzene is 2.53 Kelvin kg mole inverse. ओके तो मैंने बताया आपको, वैसे डायरेक्ट वैल्यूज रखोगे एग्जाम में ये लोग मार्क्स नहीं देने वाले। तो पहले एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता दूं। फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टीबी, फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टीबी, मैं यहाँ पे सिर्फ टीबी लिखूंगा क्योंकि डेल्टा पॉसिबल नहीं है। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला था बच्चों केबी इनटू मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? 1000 इंटू W2 अपॉन मोलर मास M2 इंटू W1। सो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला? आपको दिख रहा होगा डेल्टा टीबी, आगे टीबी लिखा है ना, उसको डेल्टा टीबी सोचना है। ओके सो व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। ठीक है, चलो आप पहले क्या करोगे, पहले आप डेल्टा टीबी फाइंड करोगे। डेल्टा टीबी मिलेगा कैसे? तो आप लिखोगे यहाँ पे डेल्टा टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज इक्वल टू सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको मिला 0.88 केल्विन। क्या मिला? 0.88 केल्विन। ओके तो लेफ्ट साइड का टर्म यहाँ मिल गया डेल्टा टीबी। केबी वैल्यू दी है 2.53, 1000 इंटू W2 वेट है 1.80 ग्राम, क्योंकि 2 होता है सॉल्यूट तो सॉल्यूट 1.80 ग्राम है। फिर W1 सॉल्वेंट है 90 ग्राम। तो पूरे फॉर्मूला में बचा कौन? M2। क्या बचा है? M2। सो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यू कैन फाइंड बाय दिस कैलकुलेशन। तो यहाँ M2 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओगे तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। तो बहुत छोटे से न्यूमेरिकल है, कोई अदर कंसेप्ट है ही नहीं। तो इसमें सबसे पहले डेल्टा टीबी फाइंड करो, उसके फॉर्मूला में सिर्फ M2 नहीं है, उसे सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बना के आप कैलकुलेशन कर सकते हो। नाउ लेट अस सी इलस्ट्रेशन नंबर 2.9। लिखा है 25 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल is mixed with 600 gram of water. Calculate the freezing point depression and freezing point of the solution. दोनों वैसे भी फाइंड करने ही होंगे आपको। आपको सिर्फ इतना दिया होगा, फाइंड आउट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब TF फाइंड करना है तो डेल्टा TF तो चाहिए ही चाहिए, बराबर। अब देखो कंसेप्ट को समझो। वाटर, उसका मास W1 दिया है बच्चों 600 ग्राम। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज कॉल्ड W1। इथिलीन ग्लाइकोल का वेट उसे कहते हैं बच्चों W2। क्या कहते हैं? इट इज नोन एज W2। अच्छा, इथिलीन ग्लाइकोल का मोलिकुलर मास मिल जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला से उसे कहते हैं M2। क्या कहते हैं? उसे M2, जिसको फाइंड करोगे तो वो 62 ग्राम के आसपास आता है, बराबर। फिर जनरली यहाँ पे एग्जाम में आपको KB दिया होगा, सॉरी KF दिया होगा। फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट को कहते हैं बच्चों KF। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो याद रखो पानी सॉल्वेंट हो, वैसे तो देना ही पड़ता है लेकिन कभी कभार न दे, तो याद रखना पानी सॉल्वेंट हो तो
KF की वैल्यू आती है 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स, 1.86 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो बस मैं वही बताना चाहता हूं आपको। चलो KF का फॉर्मूला दिखाता हूं कैसे। तो आपके पास इतने टर्म्स थे, KF था, W2 था, M2 था और W1 था, ठीक है। तो अब आप आगे देखो, हमने डिराइव किया था डेल्टा TF का फॉर्मूला। तो आप इस फॉर्मूला में देखो डेल्टा TF जो हमें फाइंड करना है, बाकी का सब दिया है। वेट ऑफ सॉल्वेंट W1 दिया था, देखो यहाँ पे W1 है। वेट ऑफ सॉल्यूट W2 दिया है। मोलर मास भी आप 62 लाए थे। KF मैंने बोला वैसे दिया है तो ठीक, वरना ले लेना है पानी में 1.86। तो सब कुछ जानते हो तो बचेगा क्या, ओनली डेल्टा TF। तो इससे मिलेगा आपका फर्स्ट आंसर, जिसे कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजमेंट। ओके, तो अभी आप देखो इनकी तरफ बहुत मेहनत नहीं करने की, डायरेक्ट फॉर्मूला वो लगा दो तो इतना टाइम आपका बच जाएगा और फाइनली आपको आंसर मिलेगा 2.2 केल्विन। कितना मिलेगा, 2.2 केल्विन, ठीक है। तो 2.2 केल्विन इज योर डेल्टा TF, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इतना डिक्रीजमेंट होना चाहिए। आपको पूछा है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। ओके, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आपकी डेफिनेशन से ही बनेगा फॉर्मूला कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं बच्चों TF। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज। तो सॉल्वेंट का ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम होगा, तो हम क्या करेंगे, T डिग्री F, मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें से डेल्टा TF को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ऐसा लिख देने का, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट। तो TF इज इक्वल टू T डिग्री F माइनस डेल्टा TF। ओके, तो यहाँ लिखा है लेकिन फॉर्मूला नहीं है। पूरे मार्क्स चाहिए तो ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है 273.15 केल्विन और डिक्रीजमेंट है 2.2 केल्विन। सो फाइनली सब्सट्रैक्शन करोगे तो आंसर आएगा 270.95 केल्विन। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आए। पहले हमने फॉर्मूला से लाया डेल्टा TF और फिर हम लाए TF, जिसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो सिंपल से क्वेश्चंस है, फॉर्मूला में वैल्यूज रखो, आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2.10, मतलब लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टुडे, इलस्ट्रेशन 10। सिंपल है। 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, 1 gram non-electrolyte solute dissolves in 50 gram benzene, lowers the freezing point of benzene by 0.40 gram। सीधा का सीधा आपको दे दिया है डेल्टा TF, बराबर। आपको बता दूं 0.40 ग्राम क्या है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, मतलब सीधा डिक्रीजमेंट तैयार दे दिया आपको डेल्टा TF। ओके, क्लियर। फिर 50 ग्राम बेंजीन वो हुआ बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब W1 हुआ कि नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसको क्या सॉल्वेंट क्या कहते हैं उसको, W1। फिर 1 ग्राम सॉल्यूट है तो उसे कहेंगे बच्चों W2। फिर बोल रहे हैं डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.12, मतलब KF भी दिया है। तो भगवान का दिया सब कुछ है भाई, क्या है, डेल्टा TF भी है, W1 W2 है, KF है। तो इनकी तरह सीधा नहीं कूद पड़ने का, पहले फॉर्मूला लिखो। कैसे लिखोगे फॉर्मूला, देखो जो दिया है मैंने यहाँ पे नोट किया है ना। नाउ लेट अस सी द फॉर्मूला। तो जो दिया है मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, देखो डेल्टा TF दिया है, KF दिया है, W2 सॉल्यूट का मास 1, सॉल्वेंट का भी दिया है, तो बचा कौन, M2।
तो M2 को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाओगे तो आपको अननोन सब्सटेंस का मास मिल जाएगा। सो दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 10 which is very easy to understand. ओके ठीक है, तो आज इतना रखते हैं। आज हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखा, बहुत अच्छी थियरी है, और दोनों के दो न्यूमेरिकल्स बॉइलिंग फ्रीजिंग के सॉल्व किए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।